स्वागत है आप सभी को हमारे इस प्लेटफॉर्म ज्ञानलॉजी में। और मैं आपके बीच मौजूद हूं लेकर के पार्ट 2 हिमालय एवं उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। ये हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि 20 तक हमने प्रश्न को देख लिया था। अब हम लोग 20 के बाद प्रश्न को देखेंगे, यानी 21 से प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 21 से प्रश्न को। 21वां प्रश्न क्या कहता है जरा समझेंगे। कह रहा है कि झेलम नदी, क्या कह रहा है कि झेलम नदी के विसर्पों के संदर्भ में कौन सा कथन कश्मीर हिमालय के विशिष्टता बताता है। बताएंगे इसके आंसर क्या होने चाहिए। क्या झेलम नदी युवा अवस्था में होते हुए भी पौधा अवस्था जैसी विसर्प आकृति बनाती है, या विसर्प केवल पहाड़ी क्षेत्र में ही बनते हैं, या झेलम केवल डेल्टा में विसर्प बनाती है। बताएंगे इनमें से आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसके आंसर हो जाएंगे बी। इसके आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। व्याख्या क्या कहता है जी? व्याख्या सामान्यतः नदियां मैदानी भागों में पौधा अवस्था में विसर्प बनाती है, ठीक है। लेकिन कश्मीर घाटी में झेलम एक अपवाद है। लेकिन कश्मीर घाटी में झेलम क्या है? एक अपवाद है। यह जो है यह विसर्प नहीं बनाती है। झेलम नदी अपनी युवा अवस्था में होने के बावजूद यहाँ गहरे विसर्पों का निर्माण करती है। इस क्षेत्र की एक अनूठी भू आकृति विशेषता है, जो संभवतः स्थानीय झील के अवसादों से भारी घाटी में बहने के कारण विकसित हुई है। डल झील का निर्माण इसी भू आकृति प्राकृति का परिणाम माना जाता है। जी हाँ। चलिए 22वां नंबर प्रश्न पे आ जाइए। 22वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? ये हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय किन नदियों तंत्रों द्वारा अपवाहित होता है? किन नदी तंत्रों द्वारा अपवाहित होती है? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय किन दो नदी तंत्र द्वारा अपवाहित होती है? तो ए ऑप्शन कह रहा है सिंधु और ब्रह्मपुत्र, बी ऑप्शन कह रहा है सिंधु और गंगा, सी ऑप्शन कह रहा है गंगा यमुना, और डी कह रहा है रावी और व्यास। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? इसके राइट आंसर हो जाएंगे बी। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर समझते हैं हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय का संपूर्ण क्षेत्र भारत के दो विशाल नदी तंत्र सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित होता है। सिंधु नदी तंत्र इस क्षेत्र में रावी, व्यास, सतलज नदी प्रमुख है, जो हिमाचल प्रदेश के बड़े हिस्से को खींचती है। जी हाँ। दूसरा कह रहा है गंगा नदी तंत्र के बारे में कि यमुना, घाघरा जैसी प्रमुख सहायक नदियां उत्तराखंड हिमालय से निकलकर प्रवाहित होती है। उत्तराखंड हिमालय से निकलकर क्या होती है? प्रवाहित होती है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये सभी नदियां बारहमासी है, क्योंकि इन्हें वर्षा के साथ साथ हिमानियों के पिघलने से भी जल प्राप्त होता है। जी, यानी हिमालय से जो बर्फ पिघलती है उसके कारण इन नदियों का निर्माण हुआ है। ज़्यादातर पे ये ज़्यादा वर्षा पे डिपेंड नहीं रहते हैं, ये ज़्यादा हिमानियों पर डिपेंड रहते हैं। चलिए 23वां नंबर प्रश्न पे आ जाइए। 23वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? फूलों की घाटी किस हिमालयी खंड और किन जिलों में स्थित है? फूलों की घाटी जो है वो कहाँ स्थित है? क्या लग रहा है? कश्मीर हिमालय, बारामूला हिमाचल हिमालय, चंबा, उत्तराखंड हिमालय, चंबोली तथा पिथौरागढ़, या सिक्किम हिमालय, गंगटोक। तो इसके आंसर हो जाएंगे, क्या आंसर हो जाएंगे भाई? तो इसके आंसर हो जाएंगे सी। क्या हो जाएंगे? सी। उत्तराखंड हिमालय, चमोली तथा पिथौरागढ़ स्थित है। देखिए यहाँ पर समझेंगे फूलों की घाटी के बारे में। देखिए
उत्तराखंड हिमालय के चमोली और पिथौरागढ़ जिले में इस में विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है। यह क्षेत्र अपनी अद्वितीय जैव विविधता और सुंदर अल्पाइन फूलों के लिए जाना जाता है। इसके पारिस्थितिक महत्व के कारण इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, इसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, याद रखेंगे भी पॉइंट को। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड हिमालय में, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में, याद रखेंगे। चलिए 24वां नंबर प्रश्न पे आ जाइए। हिमाचल हिमालय में लघु हिमालय श्रेणियों को किन किन स्थानीय नामों से जाना जाता है? तो किन किन स्थानीय नामों से जाना जाता है बताएंगे, इसके आंसर क्या होने चाहिए? तो धौला, धर और नाग टिब्बा, पीर पंजाल और जास्कर, या पटकोई बूम, मीजो या शिवालिक। क्या लग रहे हैं आपको आंसर इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा धौलाधर और नाग टिब्बा, इसके आंसर हो जाएंगे। जी हाँ, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। इसके आंसर क्या हो जाएंगे? ए। जी चलिए अब हम लोग यहाँ पर पढ़ करके समझ लेते हैं इनकी विस्तृत जानकारी। हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय श्रेणी को धौलाधर श्रेणी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय श्रेणी को क्या कहा जाता है? धौलाधर श्रेणी कहा जाता है। जबकि उत्तराखंड में इन्हें नाग टिब्बा भी बोलते हैं, इसे याद रखना, नाग टिब्बा के नाम से जाना जाता है। ये श्रेणियां मध्य हिमालय का हिस्सा है। यह श्रेणियां किसका हिस्सा है? मध्य हिमालय का। लघु हिमालय की ऊंचाई सामान्यतः 1000 से 4500 मीटर के बीच होती है और यह अपनी सुखद जलवायु और पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी भी लघु हिमालय का ही भाग है, जो जम्मू कश्मीर में सबसे लंबी श्रेणी में स्थित है। याद रखेंगे इसको भी। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अगला प्रश्न पर, जो है कहता है 25वां नंबर प्रश्न है, जो है 25वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की प्रमुख नदी कौन सा है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की प्रमुख नदी कौन सी है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की प्रमुख नदी कौन सी है? तो क्या लग रहे हैं? ब्रह्मपुत्र, क्या लग रहे हैं? तीस्ता, क्या लग रहे हैं? कोशी, क्या लग रहे हैं? मानस, या इसमें से आंसर हो जाएंगे बी, क्या हो जाएंगे? तीस्ता उसकी प्रमुख नदी है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, ये देख लेंगे क्या कह रहा है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय क्षेत्र सबसे प्रमुख और तेज बहाव वाली नदी तीस्ता नदी है। याद रखेंगे, सबसे तेज बहाव वाली नदी तीस्ता नदी है। यह नदी इस पर्वतीय क्षेत्र के अपवाह तंत्र का मुख्य आधार है। कंचनजंगा जैसी विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी और गहरी घाटी भी इसी हिमालय खंड में स्थित है। याद रखेंगे, इसी हिमालय खंड में स्थित है। चलिए, तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो बांग्लादेश में जाकर उसमें मिल जाती है। याद रखेंगे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ विशेष तथ्य हैं। क्या है भाई कुछ विशेष तथ्य? इस क्षेत्र में तीव्र ढाल और अधिक वर्षा के कारण नदियां बहुत वेगवान होती है, बहुत वेग से बहती है, जो जल विद्युत उत्पादन के लिए भी अनुकूल है। जो जल विद्युत उत्पादन के लिए क्या है? अनुकूल हैं। 26 प्रश्न पे आ जाइए। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की जनजातियों के संदर्भ में मिलान करें। तो इसको क्या करना है भाई? 26 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है कि कौन सा सही है। चलिए, उत्तरी ऊंचे शिखर पर जो है वो कौन लोग रहते हैं? तो इसके आंसर तो आराम से हो जाएंगे। दक्षिणी भाग में नेपाली, बंगाली और मिश्रित जनसंख्या वाले लोग रहते हैं। तो ये उल्टा पुल्टा है, बस ऐसे मिला दो, आंसर हो गए। तो आपके ए आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए जो है ये सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ए सही आंसर है। देखिए कैसे सही आंसर है, जरा समझ लेते हैं यहाँ पर।
जी हाँ, देखिए जरा, सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय के उत्तरी ऊंचे शिखर पर मुख्य रूप से लेपचा जनजाति का निवास है। लेपचा याद रखेंगे, उत्तरी ऊंचे शिखर पर लेपचा जनजाति पाई जाती है। और इसके विपरीत दक्षिणी भाग में, विशेषकर दार्जिलिंग जिले में मिश्रित जनसंख्या पाई जाती है। दक्षिणी भाग में इस मिश्रित जनसंख्या में मुख्य रूप से नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियां शामिल हैं। जी हां, भारत की जनजातियां क्या हैं? शामिल है। यह जनसांख्यिकीय वितरण इस क्षेत्र की संस्कृति और विविधता को दर्शाता है। जी हां, क्या करता है? इसको दर्शाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं हम लोग। तो ये तो हम लोग, चलो यहाँ पे क्या कर रहा है, अंग्रेजों द्वारा चाय के बागानों के निकास के कारण दक्षिणी भाग में मैदानी इलाकों से श्रमिकों का प्रयास हुआ, जिससे वहाँ मिश्रित जनसंख्या बसी। वहाँ क्या, कौन सी जनसंख्या बस गई? मिश्रित जनसंख्या बस गई। 27वां नंबर प्रश्न पे आ जाइए। 27वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? बहुत ही आसान सवाल है 27वां। अंग्रेजों ने दार्जिलिंग हिमालय में चाय के बागान क्यों लगाए? दार्जिलिंग हिमालय में चाय के बागान क्यों लगाएं? एक कह रहा है कि मध्य ढाल और गहरी जीवाश्म युक्त मिट्टी के कारण, ठीक है, अधिक वर्षा और मंद शीत ऋतु के कारण, द्वार स्थलाकृति और उपलब्धता के कारण, या इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएंगे डी, इनमें से सभी कारण की वजह से यहाँ चाय की खेती की गई। चलिए अब यहाँ पर हम लोग पॉइंट को समझ लेते हैं। क्या कहता है? दार्जिलिंग हिमालय विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर ब्रिटिश शासकों ने यहाँ चाय के बड़े बड़े बागान विकसित किए। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। मध्यम ढाल पानी के ठहराव को रोकने के लिए उपयुक्त है। गहरी जीवाश्म युक्त मिट्टी चाय की झाड़ियों के पोषण के लिए उपजाऊ मृदा। भारी वर्षा, वर्ष भर पर्याप्त नमी। मंद शीत ऋतु पौधों के विकास के लिए अनुकूल तापमान। यहाँ की द्वार स्थलाकृतियाँ भी चाय बागानों के विकास के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। चलिए हम लोग आ जाते हैं 28वां नंबर प्रश्न पे। 28वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा समझेंगे। 28वां प्रश्न कहता है अरुणाचल हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? अरुणाचल हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका बताएंगे आंसर। नंबर के कौन सा है भाई? तो 28 है। ए कह रहा है तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक। बी कह रहा है भूटान हिमालय से लेकर पूरब में दीफू दर्रे तक, ठीक है। काली नदी से तीस्ता तक, नेपाल से भूटान तक। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसके आंसर हो जाएंगे बी। बी इज राइट आंसर, यानी कि भूटान हिमालय से लेकर पूरब में दीफू दर्रे तक ये हिमाचल या अरुणाचल प्रदेश यानी अरुणाचल हिमालय फैला हुआ है। देखिए समझेंगे यहाँ पर अच्छे से। क्या कह रहा है कि अरुणाचल हिमालय भूटान हिमालय के पूरब से शुरू होकर पूरब में दीफू दर्रे तक विस्तृत है। दीफू दर्रे तक फैला हुआ। इस क्षेत्र में पर्वत श्रेणियों की सामान्य दिशा दक्षिण से पूरब से उत्तर पूरब की ओर है। यह क्षेत्र अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ, इस क्षेत्र की प्रमुख चोटी में
कांगतू और नामचा बरवा शामिल है। प्रमुख चोटी जो है वो कौन सा है? कांगतू और नामचा बरवा पर्वत, याद रखेंगे। चलिए 29वां प्रश्न पे आ जाते हैं। 29वां प्रश्न जो है, ब्रह्मपुत्र नदी किस चोटी को पार करने के बाद गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है? ब्रह्मपुत्र नदी किस चोटी को पार करने के बाद गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। 29वां बताएंगे, क्या कंचनजंगा को पार करने के बाद, नंदा देवी को पार करने के बाद, नामचा बरवा को पार करने के बाद, या कांगतू पर्वत को पार करने के बाद? तो इसके आंसर तो आराम से हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नामचा बरवा के बारे में, तो इसके आंसर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सी। चलिए यहाँ पर देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अरुणाचल हिमालय की प्रमुख चोटी कांगतू और नामचा बरवा शामिल है। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा 7,782 मीटर, याद रखना, पहाड़ को पार करने के बाद मुड़ती है और एक अत्यंत गहरे गॉर्ज का निर्माण करते हुए भारत में प्रवेश करती है। याद रखेंगे, यह भू आकृति घटना हिमालय के पूर्वी छोर को दर्शाती है, जहां पर्वत श्रृंखला अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। याद रखेंगे, जहां पर्वत अचानक जो है दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इस गॉर्ज को अक्सर दिहांग गॉर्ज या सियांग गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। तो इसे दिहांग गॉर्ज कहते हैं, याद रखना। दिहांग गॉर्ज किसका निर्माण करती है? दिहांग गॉर्ज का निर्माण करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 30वां नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। 30वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा समझेंगे। अरुणाचल हिमालय की नदियों और उनकी विशेषताओं के बारे में क्या सत्य है? बताएंगे। तो क्या सत्य है? तो इसके आंसर हो जाएंगे भाई साहब, इसके आंसर क्या होंगे? यहाँ कामेत, सुबनसरी, दिहांग और लोहित नदी बहती है। ठीक है, ये नदियाँ बारहमासी और बहुत से जलप्रपात बनाती है। ठीक है, यहाँ जल विद्युत उत्पादन की क्षमता बहुत अधिक है। ठीक है, या इनमें से सभी? तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। इसके डी आंसर सही हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं व्याख्या पर। व्याख्या क्या कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश का नदी तंत्र अत्यंत समृद्ध और विशाल है जी। यहाँ की प्रमुख नदी कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित है। ये नदियाँ ऊंचे पर्वत से तीव्र वेग के साथ गिरती है और बारहमासी है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक जलप्रपात का निर्माण करती है। नदी तीव्र ढाल की ओर जल की प्रमुखता के कारण इस क्षेत्र में भारत में सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन की क्षमता मौजूद है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा को पार करने के बाद दिहांग गॉर्ज का निर्माण करती है और भारत में प्रवेश करती है। जी हाँ, तो ये बातें हैं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 31वां नंबर प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा समझेंगे। अरुणाचल हिमालय में कौन सी जनजातियां स्थानांतरित कृषि करती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। बताएंगे कौन सी जनजातियां जो है स्थानांतरित कृषि करती है? तो इसके आंसर क्या होने चाहिए? बताएंगे। ठीक है, मोनपा और डफला, अबोर और मिसमी, नीसी और नंगा, या इनमें से सभी? तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जनजातियां जो हैं स्थानांतरित कृषि करती हैं। जी हाँ, तो डी आंसर सही है। देखिए यहां पर इसके व्याख्या। अरुणाचल हिमालय क्षेत्र में अनेक जनजातियां जैसे मोनपा, डाफला, अबोर, मिसमी, नीसी और नंगा निवास करती है। ये सभी जनजाति आज भी पारंपरिक रूप से स्थानांतरित कृषि करती हैं
और जिसे स्थानीय स्तर पर झूम या स्लैश या और बर्न कृषि भी कहा जाता है। जी हाँ, इन जनजातियों की जीवन शैली और अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वनों और इस प्रकार की कृषि पद्धति पर निर्भर है। जी हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेंगे। झूम कृषि वनस्पति को काटकर जला दिया जाता है और राख को उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है और वहाँ पर कृषि की जाती है। मतलब कोई एक भूखंड को काट करके उसे जला दी जाती है और उसके राख जो है वो खाद के रूप में काम करती है और वहाँ पर खेती की जाती है। बार बार खेती करने के बाद जब वहाँ पर उर्वरक की क्षमता कम हो जाती है तो उस भूखंड को छोड़ करके दूसरे भूखंड पर खेती करने लोग चले जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं स्थानांतरित कृषि। याद रखेंगे। 32वां नंबर प्रश्न पे आ जाइए। 32वां नंबर प्रश्न क्या कहता है जी? बहुत ही आसान सवाल है। मोलेसिस बेसिन के नाम से किसे जाना जाता है? मोलेसिस बेसिन के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्या होंगे मोलेसिस बेसिन के नाम से किसे जाना जाता है? मणिपुर को, मिजोरम को, नागालैंड को, असम को। आंसर क्या होंगे इसके? तो इसके आंसर हो जाएंगे बी। इसके बी आंसर सही हो जाएंगे। जी हाँ, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं इसके विस्तृत जानकारी पर। बहुत एनसीईआरटी का टॉपिक है, उसके अलावा दूसरे जगह से मैंने कभी टॉपिक को नहीं उठाए हैं, तो आप ये बात को समझ लेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक उठाए हैं, देख लीजिए। मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। यह विशिष्ट नाम से यहाँ पाई जाने वाली मृदु और असंगठित चट्टानों के कारण दिया गया है। मिजोरम की पहाड़ियाँ छोटे छोटे समांतर कटकों और घाटियों से मिलकर बनी है, जो भूगर्भीय रूप से अभी भी परिवर्तनशील है। जी हाँ, याद रखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोलेसिस शब्द आमतौर पर पर्वत निर्माण की अंतिम अवस्था में निक्षेप होने वाले अवसादों के लिए प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 33वां नंबर प्रश्न पर। 33वां नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लोकटक झील कहाँ स्थित है? लोकटक झील कहाँ स्थित है बताएंगे। 33वां नंबर प्रश्न का आंसर का मिजोरम की पहाड़ियों में स्थित है, क्या मणिपुर घाटी में के मध्य में स्थित है, नागालैंड की सीमा पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश के गॉर्ज में स्थित है? तो ये इसके आंसर क्या होंगे बताएंगे। तो इसके आंसर क्या होंगे जरा बताएंगे। 33वां नंबर प्रश्न का आंसर, तो इसके आंसर हो जाएंगे बी। क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। मणिपुर घाटी के मध्य में होकर के ये बहती है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं विस्तृत जानकारी में। मणिपुर राज्य की पहाड़ियों के बीच एक सुंदर घाटी स्थित है। सुंदर घाटी स्थित है जिसके बीच में लोकटक झील स्थित है। जिसके बीच में क्या है? लोकटक झील स्थित है। यह झील चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण जल संरचना है। भौगोलिक रूप से यह घाटी एक अंतः पर्वतीय बेसिन का उदाहरण प्रस्तुत करती है। अंतः क्या भाई साहब? अंतः पर्वतीय बेसिन का उदाहरण प्रस्तुत करती है। चलिए कुछ और बिंदु समझ लेते हैं। लोकटक झील अपनी तैरती हुई वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ तैरती हुई वनस्पति है भाई? तो लोकटक झील में, जिन्हें फुमदी कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? फुमदी। याद रखेंगे। इसी झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इसे कई बुल लमजाओ नेशनल पार्क कहते हैं। याद रखेंगे इसको। जो संगई हिरन का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। जो किसका है?
संगाई जो है, संगाई हिरण जो होता है उसके लिए मात्र जो है ये प्राकृतिक क्या है भाई, राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बराक नदी, बराक नदी किन राज्यों की प्रमुख नदी है, बराक नदी किन राज्यों की प्रमुख नदी है। तो 34वां नंबर प्रश्न का आंसर आपको क्या लग रहे हैं, इसके आंसर क्या होंगे भाई, असम और मेघालय में, या मणिपुर और मिजोरम में, या अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में, या सिक्किम और पश्चिम बंगाल में। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे बी, बी इज राइट आंसर, बी सही आंसर है जी भाई साहब। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग इसके व्याख्या पर। इसके व्याख्या क्या कहते हैं जरा समझेंगे इसके व्याख्या को। कहता है कि बराक नदी पूर्वोत्तर भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है, पूर्वोत्तर भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है जो मुख्य रूप से मणिपुर और मिजोरम राज्य की पहाड़ियों से होकर बहती है। यह नदी इस क्षेत्र के जल निकासी तंत्र का एक मुख्य हिस्सा है। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ी से निकलती है और फिर मिजोरम होते हुए असम में प्रवेश करती है, जहां इसे सुरमा और कुसियारा के नाम से भी जाना जाता है, सुरमा और कुसियारा के नाम से भी जाना जाता है। अंततः बांग्लादेश में जाकर मेघना नदी प्रणाली का हिस्सा बन जाती है। अब हम लोग आ जाते हैं भाई साहब 35वां नंबर प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है जरा समझेंगे। पूर्वांचल पहाड़ियों के अंतर्गत दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही क्रम क्या है, पहाड़ियों का सही क्रम क्या है, ठीक है। चलिए एक कह रहा है, एक क्या कह रहा है, पटकोई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, क्या यही सही क्रम है? मिजो पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, नागा पहाड़ी या पटकोई बूम, नागा पहाड़ी, पटकोई बूम या मिजोपुर मणिपुर, पटकोई बूम, मिजो, नागा, मणिपुर। तो क्या लग रहे हैं इसके आंसर, तो इसके आंसर सही हो जाएंगे, पटकोई बूम पहले आएगा, फिर नागा पहाड़ी आएगा, फिर मणिपुर पहाड़ी आएगा, फिर मिजो पहाड़ी आएगा। तो इसके ए आंसर सही हो जाएंगे। क्या है भाई साहब, ए आंसर जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए हम लोग 35 नंबर प्रश्न का व्याख्या को देख लेते हैं। भारत में म्यांमार सीमा के साथ उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर पहाड़ियों का सही भौगोलिक क्रम इस प्रकार है। पटकोई बूम पहला नंबर पे सबसे उत्तर में स्थित है जो अरुणाचल प्रदेश में है। नागा पहाड़ी कहाँ है, पटकोई बूम दक्षिण में स्थित है, नागालैंड में है, इसलिए नागा पहाड़ी बोलते हैं। मणिपुर पहाड़ियाँ जिसे मणिपुर हिल्स कहते हैं, नागा पहाड़ी के दक्षिण में है भाई साहब, ये कहाँ है, मणिपुर में है। मिजो या लुसाई पहाड़ी, इसे मिजो या लुसाई पहाड़ी भी कहते हैं, याद रखेंगे, मिजो या लुसाई पहाड़ी बोलते हैं जिसे, जो मिजोरम में है, याद रखेंगे इस पॉइंट को। चलिए 36 नंबर प्रश्न पे आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 36 नंबर प्रश्न। चलिए देखेंगे। विहांग गार्ज के बाद हिमालय की दिशा में क्या परिवर्तन आता है? जी हाँ, 36वां प्रश्न, यह उत्तर की ओर मुड़ जाती है, यह तेजी से दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, दक्षिण की ओर, यह पश्चिम की ओर चला जाता है, इसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। कैसे नहीं होता है, दक्षिण की ओर मुड़ता है कि नहीं मुड़ता है, तो मुड़ जाता है भाई। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे सही आंसर। चलिए यहाँ पर देख लेंगे हम लोग। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गॉर्ज के बाद हिमालय पर्वत की दिशा में एक नाटकीय परिवर्तन आता है। यहाँ से अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। यहाँ से पर्वतमाला अचानक दक्षिण की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है।
यह एक तीखा मोड़ है जो हिमालय के पूर्वी छोर को दर्शाता है। पूर्वी छोर को दर्शाता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पूर्वी उत्तर पूर्वी हिमालय पढ़ रहे हैं, है ना, याद रखेंगे। तो यही दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ पर्वतीय हिस्सा भारत की पूर्वी सीमा बनाता है और इसे पूर्वांचल की पहाड़ियां के रूप में जाना जाता है, जो म्यांमार सीमा के साथ विस्तृत है। जो म्यांमार सीमा के साथ क्या है? विस्तृत है। जी हाँ। चलिए 37 नंबर प्रश्न की ओर आ जाओ भाई। देख लो यहाँ पर, डाफला पहाड़ी के विस्तार में क्या कथन जो है वो सत्य है? डाफला पहाड़ी के विस्तार में क्या कथन सत्य हैं? ये तेजपुर तथा उत्तरी लखीपुर में स्थित है। अच्छा ठीक है। ये पश्चिम में आका पहाड़ी और पूरब में अबोर पहाड़ी से घिरी हुई है। या ए और बी दोनों सही है। यह केवल चीन सीमा पर है। तो क्या लग रहे हैं? इसके आंसर तो सी हो जाएंगे। इसके आंसर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। जी हाँ। चलो तो अब यहाँ पर आ जाओ विस्तृत जानकारी की ओर। डाफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के तेजपुर और उत्तरी लखीपुर क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैली हुई है। इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत विशिष्ट है। ये पश्चिम दिशा में आका पहाड़ी और पूरब में अबोर पहाड़ी से घिरा हुआ है। अतः भौगोलिक स्थिति और विस्तार दोनों के संदर्भ में विकल्प ए और बी दोनों सही होंगे। जी हाँ। चलिए 38 नंबर प्रश्न की ओर आ जाओ। 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? अबोर पहाड़ी के बारे में बोल रहा है। तो अबोर पहाड़ी की स्थिति कहाँ है? भारत और बांग्लादेश सीमा पर, ठीक है। चीन और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर। तो बताइएगा अबोर पहाड़ी जो है वो कहाँ है? भूटान और असम की सीमा पर या म्यांमार की सीमा पर? तो बी आंसर सही है इसके। चीन और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर ये स्थित है। जी हाँ। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं इसके व्याख्या पर। अबोर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत में चीन, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ये पहाड़ियाँ पूर्वी हिमालय का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भौगोलिक रूप से इनके आसपास अन्य प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं भी पाई जाती है, जिसमें मिसमी गिरी पर्वतमालाएं शामिल हैं। यह क्षेत्र अपनी दुर्गम स्थलाकृति के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, दिहांग और उसकी सहायक नदी द्वारा गहराई में विच्छेदित हो जाती है। चलिए 39 नंबर प्रश्न की ओर आ जाएं। 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है जरा समझेंगे। कह रहा है 39 नंबर प्रश्न की ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिबांग किस पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित होती है? तो बताएंगे इसके आंसर क्या हो जाएंगे। मीजो पहाड़ी, अबोर और मिसमी पहाड़ी के क्षेत्र में, गारो पहाड़ी के क्षेत्र में, पटकोई बूम में। तो इसके आंसर बी हो जाएंगे। इसके आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। जी हाँ, अबोर और मिसमी पहाड़ी के क्षेत्र में। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर व्याख्या की तरफ। ब्रह्मपुत्र की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी दिबांग और अबोर और मिसमी पहाड़ी वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ठीक है। यह क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। दिबांग नदी का बेसिन अपनी घनी वनस्पति और तीव्र ढाल के लिए जाना जाता है। यह नदी मिसमी पहाड़ी से निकलती है और बाद में लोहित नदी के साथ मिलकर ब्रह्मपुत्र, जिसे सिहांग या दिहांग भी कहा जाता है, मुख्य धारा का निर्माण करती है। चलिए अब आ जाइए अंतिम प्रश्न, यानी 40 प्रश्न पे आ जाइए। अंतिम प्रश्न पटकोई बूम के बारे में। पटकोई बूम पहाड़ियाँ मुख्य विशेषता क्या है?
पटकोई बूम पहाड़ियों की मुख्य विशेषता क्या है, बताएंगे। तो ये भारत और म्यांमार सीमा पर विस्तृत है। ये भारत और म्यांमार सीमा पर विस्तृत है। यहाँ की गहरी घाटियाँ तीव्र ढाल के लिए जानी जाती है। हाँ, ये भी बात सही है। तो इसके आंसर तो मुझे यह भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। तो ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा है। यहाँ की गहरी घाटियाँ तीव्र ढाल के लिए जानी जाती है, ये भी बात सही है। तो इसके आंसर तो सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सी इज राइट आंसर। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर व्याख्या पर। तो व्याख्या क्या कह रहा है? व्याख्या कह रहा है कि पटकोई बूम पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। यह क्षेत्र अपनी विषम भू आकृतियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पहाड़ियाँ अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ है और इनमें गहरी घाटियाँ तथा तीव्र ढाल पाई जाती है। ये भौगोलिक परिस्थितियाँ इसे दुर्गम क्षेत्र बनाती है और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमा क्षेत्र का निर्माण करती है। बताएंगे कि आज आपको हिमालय पर्वत पढ़ करके कैसा लगा। हिमालय पर्वत मैंने 2 पार्ट में खत्म कर दिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत के मैदान भी ऐसे ही लाएंगे वीडियो। और अगर आपको ये हमारे सेशन अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और कमेंट तो ज़रूर करेंगे कि बताएंगे कमेंट में कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो देखना है, लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ज़रूर। तो आपको हमारे चैनल से जुड़ी जानकारी कैसे लग रही है, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसके पीडीएफ मिल जाएंगे आपको। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे उत्तर भारत का मैदान के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू।